राकेश जी, अभी तक तो हम यही सुनते आए, टीम इंडिया, चक दे इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और आशुतोष जी कह रहे हैं कि जब से विपक्षी गठबंधन आया तब से एतराज, परेशानी, दिक्कतें सब शुरू हो गई। लेकिन मैं और आप तो मानते हैं कि मोहन भागवत पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गैर राजनीतिक व्यक्ति है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जिन बातों को कहा है उसको लेकर आशुतोष जी की टिप्पणी मुझे निराशा देती है। कोई भी विवेकशील और ऐसा व्यक्ति जो भारत के इतिहास को समझता है, जानता है, जानने की कोशिश करता है, वह इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा जो आशुतोष जी कर रहे हैं। कि इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया में मोहन भागवत जी ने कहा, तो संविधान सभा में जब कमलापति त्रिपाठी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि बाकी लोगों के बारे में वर्तमान पीढ़ी नहीं जानती, या जानती होगी तो नहीं परिचित है। कमलापति त्रिपाठी 80 के दशक तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे, उत्तर प्रदेश से थे। आप उनका भाषण संविधान सभा में पढ़ लीजिए। कमलापति त्रिपाठी जी को मैं शुद्ध एक राजनीतिज्ञ मानता था, लेकिन जब कमलापति त्रिपाठी जी का मैंने संविधान सभा में भाषण पढ़ा तब वे युवावस्था में थे, तो लगा कि एक ऐसी प्रतिभा जिसको सिर्फ हम एक पॉलिटिकल क्लास के रूप में देखते रहे। जो उन्होंने भारत शब्द के लिए कहा, एच.बी. कामत जो स्वयं एक बड़े सिद्धहस्त लीडर थे भारतीय राजनीति में, वह संविधान में संबोधन लाए, इंडिया दैट इज भारत, उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग। इतना ही नहीं, सेठ गोविंद दास जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही चिंतनशील थे, नेहरू जी के साथ थे, वे नेहरू जी के विरोधी नहीं थे, उन्होंने भी भारत शब्द की बात कही। संविधान सभा में ऐसे एक नहीं दर्जनों बड़े चिंतनशील विवेकशील लोग थे। 3,60,000 36 लाख शब्द संविधान सभा में बोले गए, उसमें 36,000 शब्द भारत के लिए बोले गए, भारत के लिए। नंबर एक, इसलिए यह विमर्श सिर्फ एक इंडिया और भारत का नहीं है, यह विमर्श भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीनता, भारत की विरासत को प्रकट करने वाले नाम से, नाम में क्या रखा है, यह सवाल उनके लिए है जो सिर्फ नाम से जाने जाते हैं। भारत की संस्कृति, भारत की विरासत किससे जानी जाती है? आशुतोष जी ने ठीक कहा। उन्होंने कहा कि मोहन जी पर आरोप लगाया कि वे शहीदों का और स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों का अपमान कर रहे हैं। जब तिलस्वरी बरुआ जो 12 साल की थी शहीद हुई तो क्या नारा लगाया था? भारत माता की जय, इंडिया माता की जय नहीं लगाया था। जब बाजी राउत जो 12 साल का था 1931 में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए शहीद हुआ तो क्या नारा लगाया? भारत माता की जय। लेकिन राकेश जी, दो चीजें आपने संविधान सभा का जिक्र किया, आपने एच.वी. कामत का, सेठ गोविंद दास का, आपने बाकी और भी लोगों का जिक्र किया जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन बाकायदा वोटिंग हुई थी और 38 वोट पड़े थे संशोधन के समर्थन में और 51 वोट पड़े थे विरोध में, और उसी के बाद ये तय हुआ कि ये लिखा जाए इंडिया दैट इज भारत। आपने ठीक कहा। मैं प्रश्न वह नहीं है कि वो संविधान सभा में निर्णय क्या हुआ। मैं जो कहना चाहता हूं, संविधान सभा में जो बहस हुई, जो कंटेंट आया, 3 बातें रेखांकित में करना चाहता हूं। चोल साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, किस शब्द का प्रयोग करते थे? क्या हम चोल साम्राज्य को, राजा राजेंद्र को हम छोड़कर चले? भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ, उस विकास के दौर में हमने हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, भारत, मैं इंडिया को अब इंडस वैली से जो ला रही, कब की पैदाइश है? तो चाइनीज ट्रेवलर आए, किस शब्द का प्रयोग है? जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत शब्द से भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की सभ्यता यात्रा प्रकट होती है। इसको यह कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आशुतोष जी और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या जेडीयू का मामला नहीं है। ये भारत की सोच, साझी विरासत और साझी विरासत की कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ इंडिया, जो हमारी साझी विवेक है, उसका एक प्रकटीकरण है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम भारत के संविधान के प्रतिकूल बात नहीं करें। इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया भारत का नाम है, ये सत्य हकीकत है, संविधान सभा ने स्वीकार किया है। इंडिया का हम प्रयोग करते रहे हैं, कर रहे हैं, आगे भी हो सकता है करते रहे। मोहन भागवत जी ने लोगों से आग्रह किया है, एक जो आपने ठीक कहा, एक स्टेट्समैन के नाते उन्होंने अपील की है कि हम अधिक से अधिक उस शब्द का प्रयोग करें जो शब्द, जो नाम हमारी भारतीयता को, हमारी भारतीयता को, हमारी संस्कृति को और हमारे भविष्य की कल्पनाओं को प्रकट करता है।
लेकिन राकेश जी, आपने चोल वंश की और बाकी पूरे इतिहास की बात की। थोड़ा इतिहास आज मैं भी पढ़ रही थी, और बिफोर क्राइस्ट लगभग 325 साल ईसा पूर्व मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत था, भारत आया, भारत से वापस लौटा लंबे समय रहने के बाद, एक पुस्तक लिखी और नाम दिया इंडिका। तो हम अंग्रेजों से सिर्फ इसको जोड़कर, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। मैं कहना चाहता हूं, इसलिए हम भारत के उपनिवेशवाद को अंग्रेजों के संदर्भ में परिभाषित नहीं करते हैं। भारत का उपनिवेशवाद मुगलों का भी उपनिवेशवाद था। भारत ने 1000 साल की गुलामी सही है, हम गुलामी के सभी उस अंश को समाप्त कर देना चाहते हैं जो अंश भारतीयता को, भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को समाप्त करना चाहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की शुरुआत की तो लोगों ने कहा कि इस बिल्डिंग में क्या रखा था, तो मैं उनको वह भी बताना चाहता हूं डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है। जिस बिल्डिंग में बैठकर भगत सिंह जी को फांसी की सजा देने के का अनुमोदन हुआ, जिस बिल्डिंग में बैठकर भारत के लूट को वैधानिकता दी जाती रही, जिस बिल्डिंग में बैठकर भारत को बाध्य किया गया कि अपने पैसे को बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कीजिए और वो भारत को नहीं मिल पाए, उस बिल्डिंग को हटाकर फ्रेंच फैनो एक डीकोलोनाइजर थे और एक नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों में एक अत्यधिक समानता है। उन सभी निशानों को, कम से कम प्रमुख निशानों को मिटाना चाहिए जो हमारी संप्रभुता को, जो हमारी सभ्यता पर एक सवाल खड़ा करती है, जो पीढ़ियों को एक गलत संदेश देती है। दूसरी बात, लेकिन राकेश जी, लाल किला भी फिर तो, अगर मुगलों को भी औपनिवेशिक काल मान लिया जाए, फिर तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक है, जिस पर प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि वो झंडा फहराएंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जो संप्रभुता के प्रतीक थे, जिस संप्रभुता के प्रतीक को हमने डीकोलोनाइजेशन के संबंध में देखा, मुगल संस्कृति या मुगल शासन के उन सभी विरासत को हम कोई मिटाने के लिए नहीं कहते हैं। मैंने कहा जो सांस्कृतिक आक्षेप हुआ, जो संस्कृति पर प्रभाव हुआ, वह मुगल शासन के उन आक्षेपों को, जो आध्यात्मिकता को समाप्त किया है, राम मंदिर का नष्ट किया जाना, जिस राम मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस काशी विश्वनाथ पर अटैक हुआ और काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, तो संस्कृति पर मुगलों का आक्रमण, राजनीति पर आक्रमण और से ज्यादा संस्कृति पर आक्रमण उन्होंने किया, और ब्रिटिश साम्राज्य ने हम पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, राजनीति, तीनों पर आक्रमण किया। दोनों उपनिवेश को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न फिर ये भी बनता है राकेश जी कि हमें तो आजाद हुए 75 बरस हो गए, अमृतकाल में हम जी रहे हैं, हमें पहली बार 18 जुलाई के बाद से ये क्यों लगने लगा कि इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है? अब तक तो ऐसा कोई बयान नहीं आता था। ये आपको लग रहा है कि हम भारत में यह विमर्श जमीन स्तर पर, देखिए क्या है, जो सेकुलरिस्ट हैं, जिसमें आशुतोष जी आते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, इनको मास चाहिए, मास की मेंटलिटी नहीं चाहिए। ये मास को मॉब के रूप में स्वीकार करते हैं। जब जमीन पर लाखों लोग आते हैं, कहते हैं लुक द रोल ऑफ द मासेज, आम लोगों की भूमिका, आम लोगों की सोच समझ नहीं चाहिए। भारत के 99.9% लोगों की सोच समझ है भारत भारत है, इसलिए 99.9%। आशुतोष जी, एक पंक्ति में समाप्त कर दूं। ठीक है गरिमा जी, बहुत आशुतोष जी, मैं आ रही हूँ, बस जरा पूरा कर ले, वो 10 सेकंड में पूरा कर लेते हैं राकेश। संविधान सभा में जो बहस हुई, जिन प्रमुख बातों को एचवी कामत ने, सेठ गोविंद दास ने, कमलापति त्रिपाठी ने, उनके साथ अनेक लोगों ने उठाया, उसको आप मतदान से मत लीजिए, उसको इस रूप में लीजिए कि जिस उस वक्त संविधान सभा बनते समय अंग्रेजियत मैकालेवादियों का इतना प्रभाव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को जो प्रतिष्ठा दी वो जिन्ना ने नहीं दिया। क्यों माउंटबेटन को आपने प्रतिष्ठा दी? वही माउंटबेटन जो साउथ एशिया में सिंगापुर में हमारे आजाद हिंद फौज के शहीदों के लिए बने हुए स्मारक को डायनामाइट से उड़ा देता है। उस माउंटबेटन के लिए आप लाल कालीन बिछा देते। संविधान सभा ने क्या पारित किया था? माउंटबेटन की नियुक्ति बिना संविधान सभा के अनुमोदन की हुई। संविधान सभा 2 बार एडजॉर्न हुआ। पूछा गया कब प्रपोजल आया? जवाहरलाल नेहरू की छवि बचाने के लिए हमने माउंटबेटन को स्वीकार किया। और इंडिया भारत पर रहते हैं राकेश जी।